धीरेन्द्र शास्त्री ने और एक उनके अकल के अंधे गुरुजी हैं, ये बीजेपी की बी टीम जो है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के लिए काम कर रही है, इनकी न सिर्फ पोल खोलेंगे बल्कि इनको प्रतिबंधित कराने का भी। गुरु का चेला धीरेन्द्र जो चच्चियों को बच्चा पैदा करने की मशीन कह रहा हो, ऐसे लोगों की कथाओं का बहिष्कार सबसे पहले हमारी नारी शक्ति को, महिलाओं को ये नहीं बता पाया कि पंडाल गिरेगी, दीवार गिरेगी, इसमें लोग घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे। वो धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारा क्या भविष्य बताएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज़। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का हल। देश में चिंतन मंथन जारी है समस्याओं को लेकर। इस समय इस बात का मंथन चल रहा है कि वास्तव में दो बाबा, दो संत देश में भ्रम फैला रहे हैं। क्या वो आडंबर फैला रहे हैं, क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं? इसको लेकर के अब घर घर में चर्चा भी होने लगी। पहले दामोदर यादव ने इसको केवल अकेली अपनी दम पर इस विषय को उठाया था। उस समय उनके साथ चंद लोग थे, लेकिन अब हज़ारों लाखों की संख्या में। अब इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का। ये भी इस आडंबर और अंधविश्वास के खिलाफ दामोदर यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने वाले। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं दतिया जिले में होने वाली 6 दिसंबर की भव्य रैली को लेकर। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से हमने आग्रह किया था कि आडंबर, पाखंड और जातंकवाद मध्य प्रदेश में चरम पे है और मध्य प्रदेश की सरकार न सिर्फ उनको संरक्षित कर रही है बल्कि मैं कहता हूं प्रोत्साहित करने का भी काम कर रही है। चंद्रशेखर भाई ने कहा कि आप लड़ते रहिए, हम सड़क पे भी आपका साथ देंगे और सदन में भी साथ देंगे। चूँकि मैं सिवड़ा विधानसभा चुनाव आज़ाद समाज पार्टी से ही लड़ा था और उसी पार्टी का मैं साथी कार्यकर्ता हूँ, उस नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि हम अपने नए नेता को बुलाएं और एक बहुत बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश की सरकार के सामने करें, चेतावनी देते हुए कि अगर आज भी आडंबर, पाखंड और जातंकवादी घटनाओं का आप समर्थन करोगे तो इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हमने दतिया जिला चुना है और दतिया जिले की इंदरगढ़ तहसील चुनी है, इंदरगढ़ नगर चुना है। आपको पता होगा इंदरगढ़ वही नगर है जो आज से 15-20 दिन पहले मेरा और धीरेन्द्र शास्त्री के पुतले जलाने को लेके तो मेरे समर्थक और धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक वहाँ पे भिड़ गए थे, काफ़ी हिंसक घटनाएं भी हुई थी। वही जगह हमने इसलिए चुनी है क्योंकि उस जगह को हम ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड का सेंटर मानते हैं। वहाँ पे हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हमारे साथी आएंगे और वहाँ हम ऐलान करेंगे, मोहन सरकार को चेतावनी देंगे कि या तो धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे बाबाओं पे अंकुश लगाओ और अगर आप अंकुश नहीं लगाओगे तो आपकी सरकार को हटाने, उखाड़ने का काम हम करेंगे। इसलिए हमने ये रैली बुलाई है। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ साथ आदरणीय विनय रतन जी, आदरणीय भाटी जी और पार्टी के हमारे साथी नेता, उसके अलावा सामाजिक अनेक संगठन, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के साथ साथ अनेक वो संगठन जो सामाजिक स्तर पे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वो सब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग एससी और ओबीसी के अच्छे और बड़े पदों पर हैं। क्या उनको ये अंधविश्वास नजर नहीं आता प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री जी का? भाजपा और कांग्रेस में काम करने वाले एससी और ओबीसी के नेता की हैसियत एक किराएदार की है। मकान मालिक आरएसएस है, मकान मालिक गांधी परिवार के आसपास रहने वाले वो लोग हैं जो मनुवादी सोच के हैं। अब जब मकान मालिक दूसरा है और किराएदार के रूप में अगर मोहन यादव रहें, उमा भारती रहें, शिवराज सिंह चौहान रहें, जीतू पटवारी रहें, तो इनकी हैसियत कितनी होगी? अगर इनने ज़्यादा मुंह चलाया तो इनका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा और निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। मैं इसीलिए इन सब ओबीसी के, एससी के नेताओं से, एसटी के नेताओं से कहूँगा कि आओ, हिम्मत करो, अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ो। एससी, एसटी, ओबीसी मिलके इस मध्य प्रदेश के अंदर संविधानवादी सोच की सरकार को बनाने जा रहा है। मैं तो कहता हूँ भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में आओ, हमारे गले से गला मिलाओ, हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाओ और आडंबर, पाखंड के खिलाफ लड़ने की एक बार साहस जुटाओ। आपके बच्चों का भविष्य, आपकी पीढ़ियों को अगर आपको सुधारना है, इस देश को वास्तव में विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो इस देश को संविधानवादी और अम्बेडकरवादी बनाना ही पड़ेगा। अगर एक बार हिम्मत जुटा लें ये लोग तो हमारी मेहनत बहुत जल्दी सफल हो जाएगी। नहीं तो हम लड़ेंगे, देर लगेगी, लेकिन इस देश की, इस प्रदेश की सत्ता में अम्बेडकरवादी बैठेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की कथाएं और जो भाषण है, यदि आपको लगता है कि गैर संवैधानिक है तो जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट इसमें एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? देखिए, न्यायपालिका के शरण में जाने में हमें समय लगा।
हम चूंकि उनकी जो यात्रा थी 3 राज्यों की थी, तो मध्य प्रदेश के किसी भी हाई कोर्ट को इंटरटेन करना मुश्किल था क्योंकि दूसरे राज्यों का मामला था। लेकिन इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसमें हमारी टीम की, हमारे साथियों की, हमारी रणनीति की कोई कमी रही कि हम देर से पहुंचे। तब तक धीरेन्द्र की यात्रा लगभग 80% क्षेत्र में पहुंच चुकी थी जब तक हमारी याचिका दाखिल होती। लेकिन अब हमने तय कर लिया, धीरेन्द्र शास्त्री ने और एक उनके अकल के अंधे गुरुजी हैं, अकल के अंधे बोलता हूँ मैं, विकलांग कोई भी हो सकता है, वो उन्होंने घोषणा की है कि अब अगली यात्रा हम दिल्ली से श्रीनगर तक निकालेंगे। तो अगली यात्रा जब भी वो निकालने जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट के माध्यम से उस यात्रा को हम रुकवाएंगे। मध्य प्रदेश में हम सक्षम हैं, जब वो इस तरह के कुछ भी कृत्य करेंगे तो हम सड़कों पे आंदोलन भी करेंगे। विधानसभा चालू होने वाली है और लोकसभा भी, और विधानसभा लोकसभा में भी इस बार धीरेन्द्र का मुद्दा, रामभद्राचार्य का मुद्दा, अनिरुद्धाचार्य का मुद्दा, प्रदीप मिश्रा का मुद्दा, सबके मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन ये बीजेपी की बी टीम जो है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के लिए काम कर रही है, इनकी न सिर्फ पोल खोलेंगे बल्कि इनको प्रतिबंधित कराने का भी काम करेंगे। एक और बात महत्वपूर्ण कहूँगा, अभी आपने सुना धीरेन्द्र शास्त्री उसी पिछोर में, उसी शिवपुरी जिले में कथा कर रहे हैं जहाँ मेरा कार्यक्रम ने निरस्त कराया। अब वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री, ये 28 साल का नौजवान बौखलाया हुआ लड़का है, क्या बोलूँ इसको, अज्ञान नहीं है। धीरेन्द्र ने वहाँ पे बयान दे दिया कि 30 बच्चे पैदा करती हैं चच्चियाँ। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को इस तरह से अपमानित करना कि 30 बच्चे पैदा करती हैं चच्चियाँ, तो तुम भी 4 बच्चे पैदा करो। लोगों ने पूछा, मैंने कहा मुझे आश्चर्य नहीं है, और इसलिए आश्चर्य नहीं है कि जिसका गुरु ये कहता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जिसका गुरु अभी कह रहा है कि वाइफ का फुल फॉर्म क्या है मैं समझाता हूँ, W से वंडरफुल, I से इंस्ट्रूमेंट, F से 4 और E से इंजॉयमेंट। तो वाइफ इंजॉयमेंट का एक साधन है। ये महिलाओं के लिए दोयम दर्जे की सोच रखने वाले लोगों को फूलों की माला नहीं मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता मैं। धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई के नारे पे ये देश चलता है, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम भाई भी जुड़ करके पार्टी से कंधा मिलाकर, तो उनको खतरा नज़र क्यों आ रहा है? देखिए भाई, ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं चाहता, वो हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की हिम्मत, साहस धीरेन्द्र के अंदर है तो यात्रा दिल्ली से वृंदावन की तरफ क्यों? हिंदू राष्ट्र तो प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस देश की सरकार बनाएगी। चल भाई धीरेन्द्र, निकाल, तेरे अंदर हिम्मत है तो निकालो, यात्रा शुरू करो अपने बागेश्वर से और जाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरो। हिम्मत है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बेवकूफ़ बनाने का प्रयास हिंदू धर्म के लोगों को कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने मुद्दा उठाया और मुद्दा जैसे ही चल पड़ा पूरे देश के अंदर, तो फिर कहने लगे हमें भैया कागज में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें तो मन में चाहिए, दिल में चाहिए। तो दिल में चाहिए तो वहाँ क्यों जा रहा, फिर तमाशा करने सड़कों पे क्यों घूम रहा भाई? दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए, और ये दिल का हिंदू राष्ट्र क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी बात, जिस भी धर्म की आप बात कर लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, किसी का भी धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, तथागत गौतम बुद्ध का धर्म हो, किसी भी धर्म ने अगर वास्तविकता में कुछ सिखाया तो मानवता सिखाई। इन लोगों ने इन धर्मों को अपने निजी उपयोग के लिए, अपनी दुकानें बनाने के लिए उनका दूषित करने का काम किया है। मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि जो वाइफ को इंजॉयमेंट का साधन कहता हो, ऐसे गुरु का चेला धीरेन्द्र, जो चच्चियों को बच्चा पैदा करने की मशीन कह रहा हो, ऐसे लोगों की कथाओं का बहिष्कार सबसे पहले हमारी नारी शक्ति को, महिलाओं को करना चाहिए। और मैं विश्वास से कहता हूँ, सारी नारी शक्ति से अपील करता हूं कि जरा सोचो, जो आदमी अपने भाई को ये नहीं बता पाया कि मत जा, नहीं तो एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा अहरबारों के मोहल्ले में लड़ने के लिए, और जेल जाने से उसको नहीं बचा पाया। जो धीरेन्द्र शास्त्री ये नहीं बता पाया कि पंडाल गिरेगी, दीवार गिरेगी, इसमें लोग घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारा क्या भविष्य बताएगा? जो धीरेन्द्र शास्त्री ये नहीं बता पाया, दिल्ली के पास ही था, दिल्ली में बम धमाका होने वाला है, वो तुम्हारा क्या भविष्य बताएगा? काहे को बेवकूफ़ बन रहे हो? अपने माँ बाप की सेवा करो और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करो। मैं ये कहूँगा, ये धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारा भला नहीं करेगा, तुम्हारा कोई भला करेगा तो शिक्षा करेगी और संविधान करेगा। बहुत
सारे ज्योतिष विज्ञान का जो नॉलेज रखते हैं उनको भी पता है कि कहाँ देश में क्या घटनाएं होती हैं, लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री की तरह इस तरह से बड़े बड़े पांडाल लगाकर लाखों लोगों को एकत्रित करके नहीं बताते कि ये घटना घटने वाली है। दामोदर यादव ने यह स्पष्ट किया कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री ये जानते हैं कि कहाँ क्या घटना घटने वाली है, तो देश में हो रही तमाम समस्याएँ, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो महिलाओं से अभद्रता हो, उसके बारे में भी देश के युवाओं को जागरूक करो, नेताओं को सचेत करो, मुख्यमंत्री और तमाम देश के राज्यों को मुख्यमंत्रियों को वो सूचित करें फ़ोन करके कि फला ये जगह घटना घटने वाली है। तो शायद बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान अपनी जगह कहीं ना कहीं अपनी पराकाष्ठा पे खरा उतरता है। वो किसी भी तरह से इस तरह की बड़ी संख्या में भीड़ जुटा करके कभी अपनी बात नहीं करता। अब देखना होगा कि दामोदर यादव के साथ चंद्रशेखर आज़ाद की आर्मी और दामोदर यादव जी की पूरी सेना किस तरह से दतिया ज़िले में इस पाखंड और आडंबर को चुनौती देती है, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है।